बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के करम से जो है ये स्टूडेंट आप जो हैं, अगर ये 5 हमारे बुनियादी अकायद हैं इस्लाम के और ये पिलर्स हैं, और उसमें अगर पहला क्या हमारे पास ये कलमा, तौहीद, फिर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। तो उसमें अगर आप बात करें तो ये पहले 3 जो हैं अभी आप पर अप्लाई हो रहे हैं, कलमा, तौहीद और उसके बाद नमाज और रोज़ा। तो इस पे हमें देखना चाहिए। और जब हम डेली वर्किंग में हम ये जब उठते हैं तो नॉर्मली जो बेटर जो पर्सन होते हैं वो एक स्केजुलिंग दिन का भी करते हैं कि ये हमने आज ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। तो अब ये जो है ये दुनियावी स्केजुलिंग तो करें तो ज़ाहिर है फिर दुनिया भी बेहतर ही रहती है। लेकिन अब ये है कि अब स्केजुलिंग जो है अल्लाह रसूल के हवाले से भी होनी चाहिए कि जी अब ये जो 5 बुनियादी कायद हैं तो उसमें स्केजुलिंग है कि जी कलमा हो गया अल्लाह के करम से, फिर हम नमाज हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। अब जब नमाज़ों की अगर बात करते हैं तो क्या इसकी स्केजुलिंग नहीं है अल्लाह की तरफ से कि जी उठेंगे तो फिर हम ये फ़जर पढ़ेंगे अल्लाह के करम, अगर किसी पे करम है तो वो तहज्जुद भी अल्लाह के करम से वो पढ़ रहा है तो फिर हम फ़जर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर वो गैप किया ताकि आप दिन के लिए आप मेहनत कर सकें। और यही बातें हैं जो अल्लाह ताला ने जो कहा हुआ है कि दिन के काम जो करने हैं वो दिन में ही बेहतर हैं और उसमें बरकत रहमत ही रहती है, और जो रात के काम हैं वो ही रात में किए जाएं तो उसमें रहमत और बरकत ही रहती है। अगर आप दिन वाले काम रात में करेंगे तो रहमत बरकत ख़त्म, और रात वाले काम अगर दिन में करेंगे तो रहमत बरकत ख़त्म। दिन जो है अल्लाह ताला ने काम करने के लिए बनाया है और रात जो है वो आराम करने के लिए भी, और वो अल्लाह का करम जिस पे है तो ठीक है वो इबादत कर रहा है रात में भी। लेकिन ये जो है जब हम इसको चेंज करते हैं तो जिसको अगर हम नेचर सपोज़ कह दें तो नेचर के अगेंस्ट आ रहे हैं। और वैसे अगर देखा जाए कि ये सारी दुनिया जहान जो है ये तो अल्लाह ताला का ही है ना, ये अल्लाह ताला ही जो है हमारा खुदा है और इसी सारा सिस्टम उसी का है। तो जो जिसने कहा है आप उसमें अगर चेंज करेंगे तो ये वो बेशक आप कहते रहें कि जी ठीक है वर्किंग हम कर रहे हैं रात को, अगर आप सॉफ्टवेयर के वाले से भी बात करते हैं हम तो अगर आप मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का टाइम डिफरेंस है, कोई ऐसे ऑनलाइन पे आए हुए हैं तो वो रात को उनको काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अमेरिका की कनाडा की बात करते हैं तो टाइम डिफरेंस ज़्यादा है। लेकिन फिर भी वो देखें जो अल्लाह ताला ने बनाया तो वो उसके मुताबिक ही सुकून रहेगा। दिन में अगर आप सोते रहें और रात में उठ के आप पढ़ते रहें या कुछ, तो ज़ाहिर है वो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी वो अगर आप अल्लाह रसूल के हिसाब से बात करें तो दिन जो है वो तो मुख्तलिफ़ हमारे पास स्टेजेस भी हैं कि जी अगर वो तहज्जुद के टाइम ऐसे हो तो वो अगर पढ़ा जाए, इबादत की जाए, कुरान पढ़ा जाए, तफसीर पढ़ा जाए तो ज़ाहिर है वो कहा गया है कि वो बात सीधी निकलती वो और बात है, ठीक है। लेकिन अब जब स्केजुलिंग है तो अब देखें फ़जर और ज़ोहर के दरमियान गैप क्यों रखा, ताकि आप जो है दिन के जो काम जो करने हैं वो आप कर सकें। उसके बाद जो है बाद में ये 4 नमाज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो इसमें देखें प्रॉपर अगर आप देखें तो ये आप अल्लाह ताला का सिस्टम कितना अच्छा सिस्टम है। तो नमाज अदा करें और फिर वो रोज़ा जो है वो भी देख लें। अब सारी मेडिकल साइंस बस कहती जा रही है कि जी रोज़ा जो है कि अगर दिन में मेडिकल साइंस ने यही कह दिया कि इंसान जो है अगर साल में कोई 30 दिन अगर इस तरह का रोज़े रखता है तो पूरे उसके सिस्टम की प्रॉपर वर्किंग स्मूथ हो गई थी। साइंस कह रही है तो इस्लाम तो पहले से कह रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम अल्लाह रसूल के हिसाब से बातें करते रहेंगे, साइंस तो पीछे पीछे आती जाएगी, ठीक है। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये हम यहाँ पे डाटा मॉडलिंग का टॉपिक हमने स्टार्ट किया। स्टूडेंट रिक्वेस्ट है स्टूडेंट नमाज ज़रूर पढ़ें। जो भी हमारे पास कोई अगर आफतें हैं, कोई बीमारी हैं तो उसका हल भी जो है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही है। तो आप ये अल्लाह ताला का जब शुक्र अदा करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे तो सारी हमारी मुसीबतें जो हैं अल्लाह के नाम लेने से ही हल होंगी, और हमारा सुकून भी अल्लाह ताला के नाम लेने से ही हमें सुकून मिलेगा। बातें बहुत हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो डाटा मॉडलिंग का टॉपिक हमने कंटिन्यू किया हुआ, उसको कंप्लीट करते हैं। जी हम टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है और टॉपिक हमारे पास क्या है, ये डाटा मॉडलिंग का हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है। और इसमें डाटा मॉडलिंग के जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमने पहले 3 इंग्रेडिएंट्स एंटिटीज़, ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप पढ़ लिया। अब जो है अब इसमें अगले जो 2 इंग्रेडिएंट्स रहते हैं तो फिर ये डाटा मॉडलिंग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।
अब ये स्टूडेंट देखें, ये हम चैप्टर का नाम है डेटाबेस डिज़ाइन। अब हम ये डिज़ाइनिंग हमने शुरू की हुई है। इसका मतलब क्या है, डिज़ाइनिंग के बाद नॉर्मली क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन ही होगी ना। डिज़ाइन हमने कर लिया और अभी चैप्टर 3 में है, चैप्टर 4 भी एक है, वो भी जब आएगा एंड पे तो मैं आपको बताऊंगा उसका ताल्लुक़ किस टॉपिक के साथ है। लेकिन एज ए होल डिज़ाइनिंग के बाद क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन। डिज़ाइनिंग हमें कैसे करनी चाहिए कि डिज़ाइनिंग ऐसी हो कि जिसमें कोई एरर्स अगर कोई हैं, डिज़ाइन प्रॉपर से प्रॉपर हम बनाएं। जब अच्छा डिज़ाइन, अच्छे तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे, अगर आप घर भी बनाने की बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि आप जो है वो जो भी आर्किटेक्ट जो है, डिज़ाइनर जो है, उनसे कंसल्ट करते हैं, वो डिफरेंट आपको डिज़ाइन दिखाता है। उसमें आप कहते हैं ये मेरी रिक्वायरमेंट है, उसके हवाले से वो डिज़ाइन में चेंज करता रहता है। कितनी दफ़ा जो है उसके पास उससे कोऑर्डिनेशन करके, इंटरेक्शन करके आप डिज़ाइन फ़ाइनल करते हैं। अब डिज़ाइन जो है, अगर आप उसके साथ इंटरेक्शन बार बार करते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो डिज़ाइन के अंदर अप्लाई वो कर देता है ना, डिज़ाइनिंग उसके मुताबिक कर देता है। अब वो जो घर बनाएगा और अगर डिज़ाइनिंग प्रॉपर्ली इसने की हुई है तो घर भी तो, जो डिज़ाइन जिसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो रही थी, तो घर भी तो फिर अच्छे तरीके से वो वैसे ही बनेगा जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इसी तरीके से जब डेटाबेस को हम इस्तेमाल करते हैं और डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें भी यही है कि डिज़ाइन करते किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो अच्छे तरीके से उसको आइडेंटिफाई करें, उसको मैनेज करें। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सॉल्व करें, तो डिज़ाइन हमारा बेटर हो जाएगा। उसके बाद जो है जब इस पर हम वर्किंग करेंगे, डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके अंदर भी ज़ाहिर है क्योंकि सारे फीचर्स शामिल हैं, सारी ऑप्शन शामिल हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब ये देखा जाए कि ये चैप्टर 3 डेटाबेस डिज़ाइन का है। इसके बाद क्या होगा, डिज़ाइनिंग के बाद क्या करेंगे, हम वर्किंग शुरू कर देंगे ना। वो बेशक बीच में चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 पे जाकर हम वो टूल स्टार्ट कर देंगे कि जिसकी बुनियाद पर जो हमने ये थ्योरी पढ़ी है उसको अप्लाई कैसे करना है। चैप्टर नंबर 4 जो है वो भी चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक है, उसकी एक्सप्लेनेशन ही है चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो उसके हवाले से हम देखेंगे। लेकिन अब जो डाटा मॉडलिंग जो है, इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स हमने पढ़ लिए थे। एक एंटिटी, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप हमने पढ़ लिया था। अब अगला जो है इंग्रेडिएंट वो हम पढ़ने लगे हैं, उसको कहते हैं कार्डिनैलिटी, ठीक है। अब कार्डिनैलिटी ये हमारे पास ये डेफिनेशन भी है। अब यहाँ पर हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था अकरेंस। अकरेंस जो है वो किसको हम कह रहे थे, रो को, रिकॉर्ड को, टप्पल को, ठीक है। कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था ना अकरेंस। तो अब ये इसके हवाले से ये कार्डिनैलिटी की डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, एंटिटी, टेबल, ये कहते हैं ना। तो अब यहाँ पर अगर इसकी डेफिनेशन हम कर लें तो आपको इंग्लिश के हवाले से भी पता है कि जब इस ब्रैकेट में ऐसा आ जाता है, इसका मतलब है कि ये आप सिनेरियो की बेस पर आप देखते हैं कि आइधर आपने इसको सिंगुलर प्रोनाउंस करना है या प्लूरल, ठीक है। तो अब ये अगर डेफिनेशन हो जाए तो क्या होएगा, वेदर सम अकरेंस और अकरेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट 1 आर रिलेटेड टू सम अकरेंस और अकरेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट 2। अब इसको अगर ये हमारे पास एक डेफिनेशन सी आ गई, और ये वैसे ये आप पहली ये यहाँ तक आप कर लें, अगर आप और करना चाह रहे हैं तो यहाँ तक आप कर लें। इतनी ज़्यादा तो नंबर ऑफ लाइन्स इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन मैटर तो मटीरियल तो ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए ऑब्जेक्ट 1 या ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, एंटिटी को। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं टीचर और स्टूडेंट। अकरेंस हम कह रहे हैं रो को, रिकॉर्ड को या टप्पल को। तो मतलब क्या है, अगर मैं इसकी जगह रिकॉर्ड अगर कर दूँ तो क्या होगा, वेदर सम रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स ऑफ ऑब्जेक्ट 1 आर रिलेटेड टू सम रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स ऑफ ऑब्जेक्ट 2। और ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 किसको कह रहे हैं, डिफरेंट एंटिटीज़ को। यानी मतलब क्या है कि अगर हम 2 एंटिटीज़ की बात करते हैं, टीचर और स्टूडेंट 2 एंटिटीज़ हैं, तो हमने ये देखना है कि क्या टीचर का एक रिकॉर्ड स्टूडेंट के एक रिकॉर्ड से रिलेट है, टीचर का एक रिकॉर्ड स्टूडेंट के एक रिकॉर्ड के साथ रिलेट है, या टीचर का एक रिकॉर्ड स्टूडेंट के एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स के साथ रिलेट है, या टीचर के एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स स्टूडेंट के एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स के साथ रिलेट है, या टीचर के एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स स्टूडेंट के एक रिकॉर्ड के साथ रिलेट है। यानी ये कार्डिनैलिटी जो डाटा मॉडलिंग का एक इंग्रेडिएंट है, ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डेटाबेस डिज़ाइन। तो अब हमने डिज़ाइनिंग में ये देखना है कि क्या एक एंटिटी का एक रिकॉर्ड ही दूसरे एंटिटी के एक रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है, या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड वहाँ पे एक रिकॉर्ड से जुड़े हो,
या एक ज़्यादा रिकॉर्ड वहाँ पे एक ज़्यादा रिकॉर्ड, यानी ये हमने देखना है। यानी मतलब क्या है, क्या अगर हम टीचर स्टूडेंट के वाले से बात करते हैं कि क्या टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। अब टीचर जो है उसका क्या होगा, टीचर का नाम, और स्टूडेंट के टेबल में क्या होगा, सपोज अगर हम स्टूडेंट के नाम की बात कर रहे हैं तो ये रिकॉर्ड ही होगा ना। वैसे टीचर जो है एंटिटी, उसमें उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, टीचर का नाम, टीचर का भी तो आईडी होगा ना, टीचर का फादर नेम, टीचर की सैलरी, जो भी डेजिग्नेशन जो है वो कहाँ पर, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, डेट ऑफ जॉइनिंग क्या है, ये उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब क्या एक टीचर स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसका नेम, उसका रोल नंबर, फादर नेम, ये टेस्ट के मार्क्स। अब स्टूडेंट के टेबल में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स हैं, टीचर के टेबल में टीचर के सारे रिकॉर्ड्स हैं वो टीचर के टेबल में, टीचर के एंटिटी में। तो अब मतलब क्या हुआ कि क्या एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, एक टीचर एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, या एक से ज़्यादा टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, या एक से ज़्यादा टीचर एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, यही होगा ना। तो अब यहाँ पे जो मैं सादे लफ्ज़ों में बोल दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये रिकॉर्ड ही है ना। तो यही देख लें, यहाँ पर बन गया कि अब कार्डिनलिटी से हमें ये आइडेंटिफाई होता है डाटा मॉडलिंग का ये इंग्रेडिएंट कि जी एक ऑब्जेक्ट के कितने रिकॉर्ड दूसरे ऑब्जेक्ट के कितने रिकॉर्ड्स के साथ रिलेट है। अब वो क्या है, ये क्या होता है, इसको लफ्ज़ बोलते हैं इट इज़ एक्सप्रेस एज वन और मैनी, एक या एक से ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड जो है, अगर जनरल बात करें तो वो ज़ाहिर है दुनिया के हिसाब से भी बेहतर है कि यही ठीक है। ए हस्बैंड कैन हैव ओनली वन वाइफ एंड ए फादर कैन हैव मैनी चिल्ड्रन। अब ये हस्बैंड या वाइफ ये क्या है, दो एंटिटीज़ हैं। हस्बैंड के सारे रिकॉर्ड हस्बैंड के एंटिटी में, वाइफ जितनी भी वाइफ्स हैं उसके सारे रिकॉर्ड वाइफ के एंटिटी में, फादर जितने भी फादर हैं उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो फादर के एंटिटी में, चिल्ड्रन वो जितने भी चिल्ड्रन हैं उनके रिकॉर्ड चिल्ड्रन के एंटिटी में। तो अब यहाँ पे वही बात हो रही है कि जी कार्डिनलिटी में अगर हम ये सिनेरियो बना दिया कि जी एक हस्बैंड वो उसकी एक ही वाइफ है, तो एक रिकॉर्ड उधर से भी एक रिकॉर्ड वो एक ही रिकॉर्ड के साथ रिलेटेड है, एक हस्बैंड की एक ही वाइफ है ना। अगर हम फादर और उसमें एक से ज़्यादा बच्चों की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक फ़ादर जो है उसका एक या एक से ज़्यादा बच्चे हैं। तो ये अब ये जो हस्बैंड वाइफ फादर चिल्ड्रन ये क्या है, ये डाटा ऑब्जेक्ट है, ये एंटिटीज़ हैं। अब रिलेशनशिप क्या हो सकते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, रिकर्सिव है ना, वो जो आप फैक्टोरियल की बात करते हैं कि 5 फैक्टोरियल क्या है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल का मतलब है कि एक ही प्रोसेस बार बार आप करते जा रहे हैं, ठीक है, वो तो रिकर्सिव हो गया ना। लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप के वाले से जो हमारे सिलेबस में इसकी डिटेल तो शामिल नहीं है, रिकर्सिव का मतलब है एक एंटिटी को उसी अपनी एंटिटी से ही रिलेट कर दें। तो स्टूडेंट ये अभी हम सेकेंड ईयर में थे, उसकी बात नहीं कर सकते, तो ये आप अगली बैचलर में ही करेंगे। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप की मुख्तलिफ टाइप्स, अगर ये हमारे पास MCQ में अगर आ जाता है कि रिलेशनशिप की टाइप्स कितनी हैं, तो हमारे पास ये 4 ही टाइप बनेंगी। अब ये अगर आप ये कहें कि जी ये 5वीं नन जो है ये टाइप है, तो ये रिलेशनशिप क्रिएट थोड़ी हुआ है, ये टाइप तो नहीं है, ठीक है। तो इस हवाले से ये अब बात कर सकते हैं रिलेशनशिप की, ये MCQ के हवाले से कितनी टाइप्स हैं, ये 4 हमारे पास टाइप्स बनती हैं। अब कार्डिनलिटी मैं कंक्लूड कर दूं, यानी कार्डिनलिटी जो डाटा मॉडलिंग का एक इंग्रेडिएंट है, उससे हमें ये पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट का एक रिकॉर्ड दूसरे ऑब्जेक्ट के कितने रिकॉर्ड के साथ रिलेट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन प्रॉपर्ली लिखी भी हुई है। लास्ट इंग्रेडिएंट है डाटा मॉडलिंग का, और ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसका आखिरी टॉपिक ही आ रहा है, आखिरी इंग्रेडिएंट है वो है मॉडलिटी। अब मॉडलिटी के साथ जो है ना स्टूडेंट, आप मॉडलिटी के साथ इसी हेडिंग के साथ एक और वर्ड ऑप्शनैलिटी भी लिख लें। ऑप्शनैलिटी, मॉडलिटी के साथ एक वर्ड ऑप्शनैलिटी भी लिख लें कि ये जो रिलेशनशिप जो है, मॉडलिटी इंग्रेडिएंट जो है ये बताएगा कि रिलेशनशिप की नेचर क्या है, क्या ये रिलेशनशिप जो है ये एंटिटी जो है ये ऑप्शनल है या मैंडेटरी या कंपल्सरी है। डाटा मॉडल जो है ये हम देखें डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग का मतलब है कि नॉर्मली इसको स्केच में हम डिस्क्राइब करेंगे। अब एक डायग्राम में स्केच में डाटा मॉडल कैसे बनाया जाता है वो भी हम देखते हैं।
उसके इंग्रेडिएंट्स हमने पढ़ लिए। आखिरी जो इंग्रेडिएंट था मॉडलिटी या ऑप्शनैलिटी, कि जो एक एंटिटी जो है वो ऑप्शनल है, कौन सी एंटिटी ऑप्शनल है वो हो या ना हो, और कौन सी एंटिटी जो है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ऑप्शनल करेंगे तो आप 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, मैंडेटरी करेंगे, कंपलसरी करेंगे तो 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्टूडेंट एक हम इसको अब डाटा मॉडल करने लगे हैं। डाटा मॉडल जो है ये एक हमारे पास एक स्केच है जिसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं नॉर्मली शामिल होंगे, ठीक है। इस टेक्स्ट बुक के वाले से और यूनिक नोट्स के वाले से मज़ीद इसको डिस्क्राइब कर लेंगे। अब वो दो ऑब्जेक्ट्स के वाले से एक डाटा मॉडल की बात करने लगा। एक है कस्टमर का ऑब्जेक्ट और एक है रिपेयर एक्शन का ऑब्जेक्ट। और एनवायरनमेंट क्या है, टॉपिक क्या है, वर्कशॉप एनवायरनमेंट। ये कस्टमर एंटिटी हमने एक रेक्टेंगल में इसको शो कर दिया। रिपेयर एक्शन जो हमारे पास एक एंटिटी ऑब्जेक्ट है उसको भी एक रेक्टेंगल में शो कर लिया, ठीक है। अब कस्टमर जो है उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस डायग्राम में शो नहीं हो रहे। असल में कस्टमर का मतलब है कस्टमर का नाम हो गया। तो अब कस्टमर जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट जो हैं वो कस्टमर के डाटा ऑब्जेक्ट में एंटिटी में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे कॉलम्स की बेस पर, जो इस डायग्राम में नहीं है उसको नोट्स के वाले से हम देख लेंगे। रिपेयर एक्शन जो है कि क्या क्या जो है रिपेयर एक्शंस हो सकते हैं गाड़ी की, अगर आप सपोज़ बात कर रहे हैं तो क्या क्या रिपेयर एक्शंस उस पर हो सकते हैं, वो सारे रिपेयर एक्शंस जो हैं वो कॉलम्स के तौर पर, रिकॉर्ड्स के तौर पर इसमें लिखे होंगे। अब ये दो हमारे पास कस्टमर और रिपेयर एक्शन दो एंटिटीज़ हैं। इसके वाले से अब हम जो बात ये करने लगे हैं कि एंटिटी हमने इंग्रेडिएंट इसके क्या देखे थे, इसकी एंटिटी ये एक एंटिटी, इसके कैरेक्टरिस्टिक है, इंग्रेडिएंट है, फिर एट्रीब्यूट्स के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर रिलेशनशिप, फिर कार्डिनलिटी, मॉडलिटी। अब इस डायग्राम में अब इसको एक डाटा मॉडल हम बनाने लगे हैं। अब ये एक स्केच और इसमें हम देखते हैं पहला इंग्रेडिएंट एंटिटीज़ हो गई, एक एंटिटी कस्टमर और एक एंटिटी रिपेयर एक्शन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम में नहीं है, अदरवाइज़ इसके अंदर कॉलम्स कौन कौन से हो सकते हैं तो वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। उसके बाद जो है तीसरा इंग्रेडिएंट क्या था, रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर ये देख लें, ये दरमियान में जो एक ये वर्ड्स लिखे हुए हैं इज़ प्रोवाइडेड विद, ये दो एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप अभी वर्ड्स के तौर पर दिखा रहा है। आगे इसके आगे एंड पे जो डायग्राम है वो प्रॉपर्ली बन जाएगी। ये एक डाटा मॉडल है वैसे ये डायग्राम, ठीक है, लेकिन ये है कि अभी इसको इस तरफ हम चल रहे हैं। दोनों एंटिटीज़ का रिलेशनशिप वो उसने वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया है। इज़ प्रोवाइडेड, कस्टमर इज़ प्रोवाइडेड विद रिपेयर एक्शन, या रिपेयर एक्शन आर प्रोवाइडेड टू कस्टमर, ठीक है, किसी भी तरीके से आप पढ़ सकते हैं इसको। ये अभी तक जो है हमारे पास तीन हमने बात कर ली। कैरेक्टरिस्टिक जो है इस डायग्राम में वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा। एंटिटी होगी, डाटा ऑब्जेक्ट हो गया, कस्टमर और रिपेयर एक्शन। उसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर बताए नहीं गए, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं कस्टमर के डिफरेंट कॉलम्स। रिलेशनशिप के लिए उसने लिखा इज़ प्रोवाइडेड विद, और नीचे जो एंड पे आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है एक डाटा मॉडल है। अब उसमें देखें ये डाटा मॉडल एक डायग्राम बन गई। कस्टमर ये एंटिटी, इसके कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर ही मौजूद हैं, रिपेयर एक्शन के कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर मौजूद हैं, और इसका रिलेशनशिप जो है वो क्या है, ये अब रिलेशनशिप जो है डायमंड साइन से इसको डिनोट किया जाता है। और इसमें फिर वर्ड इस्तेमाल कर दिया अवेल्स, कस्टमर अवेल या अवेल्स रिपेयर एक्शन। अब ये रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। ये डाटा मॉडल फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये एंटिटी कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर ही है और रिलेशनशिप इसका क्या है, अवेल्स। ये एक रिलेशनशिप की बुनियाद पर ये दो एंटिटीज़ रिलेट है। अब ये क्या है, एंटिटीज़ हैं, टेबल हैं, और टेबल किसे कहते हैं, कॉलम्स और रो के कम्बिनेशन को, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी हमें ये बताता है कि जी एक एंटिटी का एक रिकॉर्ड दूसरी एंटिटी के एक रिकॉर्ड से रिलेट है, या एक एंटिटी का एक रिकॉर्ड दूसरे एंटिटी के एक से ज़्यादा रिकॉर्ड से रिलेट है, या पहली एंटिटी का एक से ज़्यादा रिकॉर्ड दूसरी एंटिटी के एक रिकॉर्ड से रिलेट है, यानी जो भी वन और मैनी। अब यहाँ पे कार्डिनलिटी वो इस डायग्राम में कैसे शो किया जाएगा, तो ये देखें, ये देखें, तवज्जो करें। एंटिटी होगी, एंटिटी के बाद हमने यहाँ पे
एंटिटी जो है, एंटिटी के बाद एक स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, ये लाइन तो हमने कर रहे हैं कि ये दो एंटिटी से रिलेट हैं, दरमियान में हम रिलेशनशिप बता दिया। स्ट्रेट लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करती है 1 को, और ये एंटिटी जो हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के साथ जो सिंबल है, ये पहला सिंबल, लाइन तो है ही है, पहला सिंबल जो स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है कार्डिनैलिटी को। और स्ट्रेट लाइन जब लगाते हैं इसका मतलब होता है 1, और यहाँ पे एंटिटी इसके साथ जो आपने एक सिंबल लगाया है, ये 3 लाइनें लगाई हैं, इसको कई दफ़ा क्रॉस फुट भी कहा जाए, कव्वे का पंजा, क्रॉस फुट। ये इस तरह का जब आप ये डिनोट करते हैं, एक लाइन तो वो रिलेशनशिप के लिए आ ही रही है, 2 लाइन्स आपने और लगाई, 3 लाइन बन गई, तो ये रिप्रेजेंट करता है मैनी को। अब स्ट्रेट लाइन इस साइड पे आई, ये 1 है, इस साइड पे ये क्रॉस फुट आया तो ये मैनी है। अगर इसके साथ भी आप पहले सीधी लाइन ही लगा देते तो ये क्या हो जाना था, 1 to 1, कि जी कस्टमर का एक रिकॉर्ड रिपेयर एक्शन के एक रिकॉर्ड के साथ रिलेट है। अब क्रॉस फुट इधर भी लगा सकते थे, इसका मतलब हो जाता था मैनी टू मैनी। यहाँ पर ये जो डाटा मॉडल है ये 1 to मैनी को शो कर रहा है, और इसमें पहले मैंने कहा कि पहला जो सिंबल होता है वो कार्डिनैलिटी के लिए ही होता है, इधर से पहला सिंबल और इधर से पहला सिंबल, ये कार्डिनैलिटी को ही शो करता है। और कार्डिनैलिटी जो है अगर उसमें आप स्ट्रेट लाइन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है 1, क्रॉस फुट लगाते हैं एंटिटी के साथ तो उसका मतलब होता है मैनी। तो यानी ये 2 एंटिटीज़ अगर कस्टमर को मेन करके हम बात कर रहे हैं तो इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है, 1 to मैनी, कि एक कस्टमर जो है वो उसको एक या एक से ज़्यादा रिपेयर एक्शंस की ज़रूरत है, कोई भी बात हम कार्स की अगर हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें ये बता रहा है का ये जो पहला जो स्ट्रेट लाइन है, इम्प्लाइज शोज़, इम्प्लाइज का मतलब है शोज़, ठीक है, शोज़ डैट ओनली 1 कस्टमर अवेट्स रिपेयर एक्शन और एक्शंस। इसका मतलब क्या है, ये जो सीधी लाइन है इसका मतलब है शोज़ डैट सिर्फ एक कस्टमर जो है उसको एक रिपेयर एक्शन या एक से ज़्यादा रिपेयर एक्शंस की ज़रूरत है। यानी ये अब कस्टमर जो है इसमें स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, ये इस डायग्राम के हवाले से बात कर रहा है। ये लाइन तो है, ये तो 1 को ही रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो अगर पूरे डायग्राम की बात करेंगे तो फिर ये आएगा अवेट्स रिपेयर एक्शन और एक्शंस। अब ये यहाँ पर ये क्रॉस फुट जो है ये किसको रिप्रेजेंट, इम्प्लाइज दैट देयर में बी मैनी रिपेयर एक्शंस। अब ये मैनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये शो कर रहा है कि एक या एक से ज़्यादा रिपेयर एक्शंस की ज़रूरत है, ठीक है। अब फिर रिपीट करता हूँ, कार्डिनैलिटी में जो पहला सिंबल होता है वो कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें अगर स्ट्रेट लाइन लगाते हैं किसी भी तरफ वो लगा सकते हैं, जिस भी एंटिटी के साथ आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे उसका मतलब है वो एंटिटी 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक क्रॉस फुट जिस एंटिटी के साथ लगाएंगे इसका मतलब है वो एंटिटी किसको, मैनी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब ये इस हवाले से जो हमने स्केच बना लिया है उसके हवाले से कार्डिनैलिटी की लाइनें ऊपर लिखी हुई हैं। पहले ही कहा कि जी एक कस्टमर जो है, या पूरे एक डाटा मॉडल की बात करते हैं उसमें कार्डिनैलिटी की बात करते हैं, उसका मतलब क्या है कि एक कस्टमर को ही एक या एक से ज़्यादा रिपेयर एक्शंस की ज़रूरत है। तो इस डाटा मॉडल के हवाले से जो हमने स्केच बनाया है उसमें कार्डिनैलिटी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद मोडेलिटी क्या था, ऑप्शनल और कंपल्सरी। अब जो पहला सिंबल है जो स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद दूसरा सिंबल जो है वो शो करता है मोडेलिटी को। अब यहाँ पे क्रॉस फुट है, दूसरा सिंबल ये क्या आ गया, ये 0 या O। हमने मोडेलिटी में क्या पढ़ा था, ऑप्शनल है रिप्रेजेंटेड बाय 0, मैंडेटरी कंपल्सरी रिप्रेजेंटेड बाय 1। अब यहाँ पे देख लें, अब इधर आपने 1 लिखा है, ये 1 कर लें या स्ट्रेट लाइन कर लें तो ये क्या मतलब है, कंपल्सरी। इसका मतलब है कि पूरे प्रोसेस में ये कस्टमर एंटिटी रिक्वायर है। अब वो चाहे उसको रिपेयर एक्शन की ज़रूरत है गाड़ी को उसके कि नहीं है, लेकिन कस्टमर जो है ये एंटिटी कंपल्सरी है, ये होगा तो रिपेयर एक्शन होगा ना। ये तो नहीं कि कस्टमर नहीं है तो आपने रिपेयर एक्शन के एंटिटी बना दी है, उसके अंदर रिकॉर्ड स्टोर करने शुरू कर दिए।
कस्टमर है तो उसकी गाड़ी है, कस्टमर है तो फिर गाड़ी को रिपेयर एक्शन की ज़रूरत है ना, इसलिए कस्टमर जो है वो कंपल्सरी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंडेटरी कंपल्सरी 1, तो हमने बाद में ये 1 लगाया, स्ट्रेट लाइन 1। ये किसी भी एंटिटी के साथ दूसरा सिंबल हो सकता है यहाँ पर, यानी ये 1 इधर भी लगाया जा सकता है। इसका मतलब क्या था कि दोनों ही कंपल्सरी हैं। इस चैप्टर में एग्जांपल भी आएंगी, ठीक है, उससे आप मज़ीद क्लियर होगा। स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, 1 लिखते हैं, इसका मतलब है कि ये एंटिटी किसको शो कर रही है, कंपल्सरी को। और यहाँ पे 0 या आपने सर्कल लगा दिया तो ये एंटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऑप्शनल को, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंडेटरी कंपल्सरी और ये 1 ये स्ट्रेट लाइन, और 0 या O जो है सर्कल जो है वो ऑप्शनल। एम्प्लाइज शोज़ दैन इन ऑर्डर टू हैव अ रिपेयर एक्शन और एक्शंस वी मस्ट हैव अ कस्टमर। कस्टमर होगा तो फिर रिपेयर एक्शन या रिपेयर एक्शंस की हम बात करेंगे ना। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन या 1 जो है कंपल्सरी कस्टमर का एंटिटी होना ज़रूरी है। उसके बाद ये जो सर्कल जो है या 0 जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्शन। एम्प्लाइज शोज़ दैट देयर मे बी अ सिचुएशन, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि जिसमें रिपेयर एक्शन की ज़रूरत ही नहीं। इसका मतलब है कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि रिपेयर एक्शन, गाड़ी अगर ख़राब है तो सही करवाएंगे ना, ऐसे तो नहीं गाड़ी को सही करवाई जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है ये जो सर्कल या ये 0 जो है ये ऑप्शनल। अब इसको अगर प्रॉपर डाटा मॉडल के वाले से बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल डाटा मॉडल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दी अबव एज फॉलो। ये एक डाटा मॉडल बन गया, ये प्रॉपरली हमारी डायग्राम आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर वाले में फ़र्क ये आ गया कि इधर ये एक आपने डायमंड साइन लगा दिया जिसमें रिलेशनशिप कौन सी टाइप है, रिलेशनशिप किस बुनियाद पर ये दो एंटिटीज़ आपस में रिलेट हैं, ये एक डाटा मॉडल बन गया। उसके बाद ये अगले पेज पर यहाँ पर हम ख़त्म कर देंगे। ये ERD का कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी है। बाय कनेक्टिंग ऑल दी डाटा ऑब्जेक्ट, डाटा ऑब्जेक्ट जो हैं डाटाबेस जब डिज़ाइन करते हैं, अगर एक से ज़्यादा डाटा ऑब्जेक्ट हैं तो अगर रिलेशनशिप की बुनियाद पर उसको हम जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, एक डायग्राम जो बन जाती है उसको कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ERD। ERD एक ऐसी डायग्राम है जिसमें सिस्टम में जितने भी डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं उसको भी डिनोट किया होता है और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है उसको भी डिनोट किया होता है। तो ये ERD का शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। अब ये एक ERD आगे एग्जांपल बनाई है। ये ERD ये हमारे पास कस्टमर और रिपेयर एक्शन की है। इसमें जो हमारे पास ये रेक्टेंगल जो हैं किसको शो करते हैं, एंटिटीज़ को, डायमेंशन एंड रिलेशनशिप को, और इसके अंदर ये कार्डिनलिटी मॉडलिटी बनाई गई। अब ये कंप्लीट जो डायग्राम है इसको ERD कहा जाता है। क्वेश्चन स्टूडेंट ये देख लें कि इस ERD में कितने डाटा मॉडल हैं। अब अपने क्वेश्चन जो है इसका आसान क्या है कि इसमें डायमंड साइंस को अगर आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 डायमंड साइन है, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 डायमंड साइन है। तो इस डायग्राम में कितने डाटा मॉडल हैं, 5 डाटा मॉडल। 5 डाटा मॉडल की मदद से डायग्राम जो बनाई गई है उसको ERD कहा जाता है। यहाँ पर इस टॉपिक तक, यानी ये अब डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आप कर लेंगे तो ये डाटा मॉडलिंग का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन जो हैं ये जस्ट वैसे आपको नॉलेज के लिए वो बता रहा है, ये बातें हमने पहले की हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक, यहाँ पे डाटा मॉडलिंग इस लाइंस पर ख़त्म हो जाएगा। ERD का ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे ये टॉपिक हमारा ख़त्म, ये नोट्स के टेक्स्ट बुक के वाले से कंप्लीट होता है। इसी टॉपिक को नोट्स के वाले से नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मज़ीद नॉलेज के लिए जो है हम इसको पढ़ेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को यूनिक नोट्स के हवाले से देखेंगे। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।